हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th इंग्लिश ग्रामर के 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन वन वीडियो। यानी कि इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 6 महत्वपूर्ण टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, हम जो 6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनमें फर्स्ट टॉपिक आपका है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सेकंड टॉपिक है सिंथेसिस, थर्ड है सिंटैक्स, फोर्थ है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फिफ्थ है एंटोनिम्स और सिक्स है सिनोनिम्स। ठीक है, सभी टॉपिक के 6 टॉपिक के हम 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि एक टॉपिक के हम 3 क्वेश्चन। तो 6 टॉपिक हैं, तो टोटल आपको इस वीडियो में 18 क्वेश्चन यानी कि 18 क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, विथ आंसर आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए और सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, इसमें आपको पता ही है, क्योंकि मैंने इस प्रकार के वीडियो आपको बहुत सारे मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं। इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, 12th इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट वीडियो प्लेलिस्ट। ठीक है, वहां से जाकर आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले इसके हम 3 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जॉन सैड ही केम इन थ्रू द विंडो। ठीक है, यानी कि जॉन ने कहा वह खिड़की से होकर अंदर आया। ठीक है, जॉन ने कहा वह खिड़की से होकर अंदर आया। अब देखिए, यहां पर ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो देखिए, जॉन आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सैड भी आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर लिखना होगा हमें दैट। अब आप लोगों को ये समझना है कि जो आपका रिपोर्टेड क्लॉज है, ठीक है, ये किस टेंस में है। देखिए, ही केम यानी कि कम का सेकंड फॉर्म यहां पर लगा हुआ है, तो ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो यहां पर ही का ही रहेगा, क्योंकि जो ही है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके प्रोनाउन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो कम का सेकंड फॉर्म केम होगा, थर्ड फॉर्म कम ही होगा। ठीक है, तो ही हैड कम। बाकी आपको ऐसे लिख देना है, इन थ्रू द विंडो। तो आप लोग एक चीज यहां पर सिर्फ याद रखिएगा कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टेड क्लॉज आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे सेकंड देखिए, सेकंड हमारा है, द पैसेंजर सैड टू द क्लर्क व्हेन विल द राजधानी एक्सप्रेस अराइव। यानी कि यात्री ने क्लर्क से कहा राजधानी एक्सप्रेस कब आएगी। ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस कब पहुंचेगी या कब आएगी। तो देखिए, यहां पर जो आपका रिपोर्टेड क्लॉज है ये किस टेंस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, व्हेन आगे लगा है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए यहां पर रूल अलग होता है, द पैसेंजर। अब यहां पर जो सैड टू होता है, इसके स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करते हैं या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का। तो यहां पर हम लिख देते हैं इंक्वायर्ड ऑफ। चलिए, इंक्वायर्ड ऑफ द क्लर्क, या आप आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं। जो इंक्वायर्ड ऑफ मैंने लिखा है, इसके स्थान पर आप आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो द क्लर्क। अब आपको क्या करना है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपका क्वेश्चन वर्ड जो है वो पहले है, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड ही लिख देना है। ठीक है, और बाकी जो इधर का टेंस है इसे पॉजिटिव सेंटेंस में बना देना है। पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो व्हेन अगर लगा है या व्हाई लगा है, हु लगा है, तो इन सबको आपको डायरेक्टली लिख लेना है। इसमें इफ या वेदर का यूज हमें नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो आगे है। अगर सिर्फ इतना होता बिल द राजधानी एक्सप्रेस अराइव, तो हम क्या करते, इफ या वेदर का यूज करते। ठीक है, तो देखिए व्हेन लिखा हमने। अब देखिए, आपको द राजधानी एक्सप्रेस ऐसे रहने देना है, द राजधानी एक्सप्रेस। देखिए, पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा। ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस। अब विल जो है, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। सभी को पता है शैल शुड में और विल वुड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वुड और अराइव आपको ऐसे रहने देना है। ठीक है, तो समझ में आया। द पैसेंजर इंक्वायर्ड ऑफ द क्लर्क व्हेन द राजधानी एक्सप्रेस वुड अराइव। तो व्हेन जब आप लिखेंगे, उसके बाद का जो आपका टेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस में बनेगा। ठीक है, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा और लास्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन, कि माई फादर सैड टू मी डू नॉट लॉफ एट द ओल्ड बेगर। यानी कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि गरीब बूढ़े भिखारी पर मत हंसो। ठीक है, जो बूढ़ा भिखारी है उस पर हंसो मत, उसका मजाक मत उड़ाओ। तो देखिए, हम लिखेंगे माई फादर
माई फादर। अब सैड टू के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? देखिए, डू नॉट लॉफ एट द ओल्ड बेगर, यानी कि बूढ़े भिखारी पर मत हंसो। तो यहां पर आप लिख सकते हैं फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, ठीक है। या आप यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, आस्क्ड मी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर फॉरबेड हम लिखेंगे, ठीक है। फॉरबेड का मतलब मना करना। तो देखिए, जो इस टेंस का भाव है उसके हिसाब से फॉरगेट ज्यादा अच्छा रहेगा। तो माई फादर फॉरबेड मी अप टू। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर पहले नॉट लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डू नॉट है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने सैड टू के स्थान पर फॉरबेड का यूज किया है तो इधर आपको नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। नॉट आता है तो भी नहीं लगाना है। तो माई फादर फॉरबेड मी टू लॉफ लिख दीजिए, टू लॉफ एट द ओल्ड बेगर, ठीक है, एट द ओल्ड बेगर। तो याद रखिएगा कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, टू से जोड़ते हैं। तो यहां पर डू नॉट था तो हमें नॉट टू लिखना चाहिए, लेकिन फॉरबेड अगर आप यूज करते हैं सैड टू के स्थान पर तो आपको नॉट नहीं लगाना होता, ठीक है, क्योंकि फॉरबेड जो है ये खुद में निगेटिव है। समझ में आया? तो ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सेकेंड टॉपिक है हमारा सिंथेसिस। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है सिंथेसिस होता क्या है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, सिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि वाक्यों को जोड़ना, ठीक है, बट उनका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए यहां पर वी हैव टू डेवलप आवर कंट्री, फुल स्टॉप, आवर कंट्री इज पुअर, फिर फुल स्टॉप, यानी कि यहां पर 2 सेंटेंस हैं, ठीक है, 2 सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंस को हमें जोड़कर सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो जो ब्रैकेट में दिया गया उसी के अनुसार आपको जोड़कर कन्वर्ट करना है। तो वी हैव टू डेवलप आवर कंट्री एक सेंटेंस ये, आवर कंट्री इज पुअर एक सेंटेंस ये, दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए और जो सेंटेंस आए वो सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। अगर यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस होता तो हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे वी हैव टू, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ऊपर क्या है, वी हैव टू डेवलप आवर कंट्री, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा, हमें अपने देश को, ठीक है, हमें अपने देश का विकास करना है। आवर कंट्री इज पुअर, हमारा देश गरीब है। तो क्या कहा गया, वी हैव टू डेवलप आवर कंट्री, हमें अपने देश का विकास करना है। आवर कंट्री इज पुअर, हमारा देश गरीब है, ठीक है। तो इसको आप लोग जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। तो वी हैव टू डेवलप आवर पुअर कंट्री, पुअर कंट्री, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हमें अपने गरीब देश का विकास करना है। ऊपर भी वही कहा गया था, नीचे भी वही कहा गया है, बट हमने दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है और यही होगा आपका सिंथेसिस। ऊपर क्या था, हमें अपने देश का विकास करना है, हमारा देश गरीब है। नीचे क्या है, हमें अपने गरीब देश का विकास करना है। सिंपल है, तो इसको हमने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, सेकंड देखिए, सेकंड है द बेल रैंग द बॉयज वेंट टू देयर क्लासेज, यानी कि घंटी बजी, ठीक है। बेल रैंग का मतलब बजना, रिंग का मतलब होता है बजना, रिंग का सेकंड फॉर्म यहां पर दिया गया है रैंग, ठीक है। तो रैंग जो है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जो आपका द बेल रैंग है, ठीक है। तो घंटी बजी, द बॉय वेंट टू देयर क्लासेज, बच्चे अपने क्लास में गए, ठीक है। इसको आपको सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखिए, तो आप लोग लिखेंगे द वेल हैविंग, यहां पर हैविंग का यूज करना है। हैविंग का मतलब यहां पर के बाद होगा, ठीक है। हैविंग, फिर थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है, रंग का सेकंड फॉर्म रंग, रैंग, और इसका थर्ड फॉर्म रंग, ठीक है। तो रंग द बॉयज, फिर कॉमा लगाना है, फिर द बॉयज वेंट टू देयर क्लासेस, ठीक है, टू देयर क्लास, टू देयर क्लासेस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि द बेल हैविंग रंग, घंटी बजने के बाद, द बॉयज वेंट टू देयर क्लासेज, लड़के अपने क्लास में गए, ठीक है। तो सेम है, जो ऊपर है वही नीचे भी है, घंटी बजी लड़के अपने क्लास में गए। नीचे क्या है, घंटी बजने के बाद लड़के अपने क्लास में गए। तो यहां पर हमने क्या किया है, हैविंग का यूज किया है। जब हम हैविंग का यूज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो रिंग का सेकंड फॉर्म रैंग और थर्ड फॉर्म रंग, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे आपको करना है। ऐसे थर्ड देखिए, थर्ड भी सिंपल है, इसको आपको लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना। देखिए सेंटेंस क्या है कि प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट, यानी कि प्रोफेसर गुप्ता देर से पहुंचे, ही मिस्ड द ट्रेन, उन्होंने ट्रेन मिस कर दिया, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस में। कैसे करेंगे तो देखिए, प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट, ठीक है, बीच में हम लगा देंगे सो, इसलिए ही मिस्ड द ट्रेन, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा,
प्रोफेसर गुप्ता देर से पहुंचे इसलिए उन्होंने ट्रेन मिस कर दी। ठीक है, तो सेम अर्थ है बट इसको हमने कंपाउंड सेंटेंस में बदल दिया है और कंपाउंड सेंटेंस में बदला तो उसके लिए सो हमने लगा दिया। ठीक है, बीच में सो से हमने इन दोनों सेंटेंस को ऐड कर दिया। तो ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट सिंथेसिस। ठीक है, कैसा लगा आपको बताइएगा। थर्ड टॉपिक हमारा है, थर्ड टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य संशोधन। ठीक है, यानी कि जैसे सेंटेंस दिया गया है इसमें कुछ गलती है उसको आपको सुधार कर लिखना है, जो मिस्टेक है उसको सही करके लिखना होगा। जैसे देखिए, शीप्स लिव इन फ्लॉक्स, यानी कि जो भेड़ हैं वो झुंड में रहते हैं। ठीक है, शीप्स लिव्स इन फ्लॉक्स यानी कि भेड़ झुंड में रहते हैं। बट यहां पर एक चीज याद रखिएगा, शीप जो है इसमें यस कभी नहीं लगाते क्योंकि शीप जो है ये खुद में प्लूरल है। ठीक है, इसमें यस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो शीप लिव इन फ्लॉक। ठीक है, शीप लिव इन फ्लॉक, फ्लॉक केवल आपको लिखना है, फ्लॉक्स नहीं। तो देखिए भेड़ झुंड में रहते हैं तो शीप्स में आपको यस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। शीप अगर आप लिख देंगे तब भी ये प्लूरल होगा। लिव इन फ्लॉक्स में भी यस नहीं लगाना है आपको, सिर्फ फ्लॉक लिखना है। तो जो भेड़ होते हैं वो झुंड में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है। अब ये तो छोटा बच्चा भी जान जाएगा इसमें कौन सी गलती है, बताइए। व्हाई यू बी आर एब्सेंट लास्ट मंडे, तुम अगले सोमवार को अनुपस्थित क्यों थे, बताइए इसमें गलती क्या है। तो देखिए व्हाई है, व्हाई है आपका क्वेश्चन वर्ड। आप सभी को पता है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, बट यहां पर सब्जेक्ट दे दिया गया तो ये जो बियर होगा ये यहां होगा व्हाई के बाद। ठीक है, तब यू रहेगा। तो आप लिख सकते हैं व्हाई वियर। ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा तब यू लिखिए। एब्सेंट लास्ट मंडे। ठीक है, अब ये आपका सही होगा क्योंकि अगर हम क्वेश्चन वर्ड हमारे सेंटेंस में आ रहा है तो उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका सही होगा। या फिर थर्ड देखिए, थर्ड में तो गलती आप लोगों को दिख रही होगी, थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर गलती बताइए क्या है। डू नॉट मेक नॉइज, यानी कि शोर मत मचाओ। तो इसमें गलती क्या है, इसमें मैंने सही लिखा था बट बाद में डू नॉट मेक, और मेक के साथ ए लगता है। ठीक है, मेक और नॉइज के बीच में ए लगता है। तो डू नॉट मेक ए नॉइज यानी कि शोर मत मचाओ। यहां पर मैंने ये लिख दिया था लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब ऐसे लिख देंगे तो इसमें गलती ही नहीं रह जाएगी। अब ये आपका सही होगा, ये वाला गलत, ये वाला सही। ठीक है, समझ में आया। अब चौथा टॉपिक हमारा है आइडम्स एंड फ्रेजेस। इसमें क्या होता है, ये है मुहावरे और लोकोक्तियां। यानी कि इसमें होगा क्या, जैसे क्वेश्चन दिया गया ए फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, तो आप लोग इसका मीनिंग लिखिए फिर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, उसे सेंटेंस में यूज कीजिए। यही होता है आइडम्स एंड फ्रेजेस। जैसे आप लोग हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ते हैं बट यहां पर आपको इंग्लिश में करना है। तो ए फेयर वेदर फ्रेंड इसका मतलब होता है ए सेल्फिश फ्रेंड। ए सेल्फिश, इंग्लिश में आपको मीनिंग लिखना है। ठीक है, तो ये सेल्फिश फ्रेंड, इसका अर्थ क्या होगा, ए सेल्फिश फ्रेंड यानी कि एक स्वार्थी मित्र। ए फेयर वेदर फ्रेंड का अर्थ होगा ए सेल्फिश फ्रेंड यानी कि एक स्वार्थी मित्र। ठीक है, अब इसको सेंटेंस में यूज कीजिए तो हम लिखेंगे वी वेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका जो ये सेंटेंस है इसमें आपका फेयर वेदर फ्रेंड यूज हो चुका है, तो इसी को हम कहेंगे सेंटेंस यूज। ठीक है, तो वी अवेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड यानी कि हमें स्वार्थी मित्रों से सावधान रहना चाहिए। वी अवेयर का मतलब होता है सावधान। ठीक है, तो हमें स्वार्थी मित्रों से सावधान रहना चाहिए। समझ में आया। तो ऐसे आपका दिया रहेगा, ऐसे आपको मीनिंग लिखना है फिर उसका सेंटेंस में यूज करना है। सेकंड देखिए, सेकंड है क्रोकोडाइल टीयर्स। मतलब आप लोगों को पता चले क्या होगा, क्रोकोडाइल टीयर का मतलब घड़ियाली आंसू, मगरमच्छ के आंसू या झूठे आंसू आप लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा फॉल्स टीयर्स। फॉल्स टीयर्स, फॉल्स टीयर्स का मतलब होता है झूठे आंसू। तो इसका सेंटेंस में यूज करेंगे तो देखिए मैनी ओमेन सेड। ठीक है, मैनी ओमेन सेड क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ दियर स्टेप्सन्स। स्टेप्सन्स का मतलब क्या होता है, स्टेप्सन्स का मतलब होता है सौतेला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सौतेला भाई, सौतेला बेटा। ठीक है, स्टेप्सन्स का मतलब होता है सौतेला बेटा। तो इसका हिंदी हो जाएगा मैनी ओमेन सेड क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ दियर स्टेप्सन्स। यानी कि बहुत सारी महिलाएं अपने सौतेले बेटे की मृत्यु पर झूठे आंसू बहाती हैं।
सैड का मतलब बहाना, ठीक है। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने सौतेले बेटे के मरने पर झूठे आंसू बहाती हैं। तो ये फॉल्स टीयर्स यानी कि झूठे आंसू, ठीक है। समझ में आया। अब देखते हैं अपना तीसरा आइडियम्स एंड फ्रेज। तो तीसरा हमारा है इन ये नटसेल। इन ये नटसेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संक्षेप में, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हैं इसका इंग्लिश ब्रीफली। ब्रीफली, ब्रीफली का मतलब संक्षेप में। तो इसका सिंपल है, इसका यूज कर दीजिए, टेल मी दिस स्टोरी, दिस स्टोरी इन ये नटसेल, ठीक है। तो टेल मी दिस स्टोरी इन ये नटसेल, यानी कि मुझे ये कहानी संक्षेप में बताओ। टेल मी दिस स्टोरी इन ये नटसेल यानी कि मुझे ये कहानी संक्षेप में बताओ। तो ये आपका सेंटेंस यूज हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आई होप कि आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब सभी को पता है क्या होता है, विलोम शब्द, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट है कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना, तो इसका बताइए एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिवील। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। तो देखिए छिपाना का प्रकट करना, कोई चीज छिपाना, कोई प्रकट करना, तो ये दूसरे एक दूसरे के उल्टा होंगे। सेकंड देखिए हमारा है क्लीन। क्लीन का मतलब साफ, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, डर्टी। डर्टी का मतलब होता है गंदा, तो देखिए साफ का गंदा, तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। थर्ड है हमारा जेंट। जेंट का मतलब होता है महाकाय या विशाल, राक्षस भी आप कह सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, ठीक है, या छोटा, जो बहुत छोटा हो। तो देखिए ये सभी एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट हमारा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, इसके कई नाम है, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, ये सब इसके नाम है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा क्राइम या समानार्थी शब्द। देखिए क्राइम, क्राइम का मतलब होता है अपराध, तो इसका हो जाएगा ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, ठीक है। तो दोनों का अर्थ तो सेम है बट इसके वर्ड अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये होगा सिनोनिम्स, जिसके अर्थ सेम हो, यानी कि अनेकार्थी शब्द या समानार्थी शब्द, दोनों समान अर्थ रखते हैं लेकिन वर्ड अलग अलग है। जैसे सेकंड देखिए डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, तो इसका हो जाएगा रियून या डीमोलिश। डीमोलिश, इन दोनों का मतलब भी होता है नष्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बेन। बेन का मतलब होता है श्राप या श्राप जो देते थे, ठीक है, बड़े बड़े महर्षि, तो इसका हो जाएगा कर्स। कर्स का मतलब भी शार्प होता है, श्राप, ठीक है। हार्म हो जाएगा या मिसचीफ भी लिख सकते हैं, ये सब आप कुछ भी इसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 3 महत्वपूर्ण सिनोनिम्स। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको 6 टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ाया, सभी के 3-3 क्वेश्चन है कि टोटल 18 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कि इस 18 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन पहले से पता थे, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूंगा। सिर्फ आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो।